स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 1 की शुरुआत 12 नवंबर 1983 से होती है, जहां हम देखते हैं बिल बायर्स कासल के अंदर है और अपसाइड डाउन की गहराई में बैठकर गाना गा रहा है। ये समय उस घटना के ठीक बाद का है जब सीजन 1 में वो गायब हुआ था। विल वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन अचानक डेमोगॉर्गन वहां प्रकट हो जाता है। विल भागने की कोशिश करता है, मगर वो मॉन्स्टर बहुत तेज और बहुत शक्तिशाली था। डेमोगॉर्गन उसे सीधे वेक्ना के पास ले जाता है, जो उसे संक्रमित कर देता है। वो विल के अंदर कुछ पंप करता है, जिससे ये साफ हो जाता है कि अब विल और वेक्ना के बीच हाइव माइंड वाली मानसिक जुड़ाव बन चुका है। प्रेजेंट में कहानी 3 नवंबर 1987 पर पहुंचती है। अब हॉली बड़ी हो गई है और बायर्स परिवार अभी भी व्हीलर्स के घर में रह रहा है और कब तक रहेगा इसकी कोई तय सीमा नहीं है। नाश्ते के समय घर में पूरी तरह अफरा तफरी मची रहती है और टेड और कैरन दोनों अब धीरे धीरे इस सब के बोझ और तनाव को महसूस करने लगे हैं। हॉकिंस अब क्वारंटीन कर दिया गया है और मिलिट्री ने अपनी निगरानी और नियम और कड़े कर दिए हैं। शहर में जो बड़े और गहरे छेद उस भूकंप की वजह से बने थे, उन्हें सेना ने धातु की बड़ी प्लेटों से ढक दिया है। बच्चे अब उन प्लेटों पर स्केटिंग करते हैं, जिससे सैनिक काफी नाराज होते हैं। इसके अलावा मिलिट्री ने शहर के सभी लोगों के लिए अनिवार्य और मुफ्त मेडिकल चेकअप भी लागू कर दिया है, जिससे कोई बच नहीं सकता। अब रॉबिन एक रेडियो डीजे के रूप में स्टीव के साथ काम कर रही थी। इन सब के बीच में वो अपनी 500 रेडियो ब्रॉडकास्ट सेलिब्रेट करती है। शो के दौरान वो लोगों को चेतावनी देती है कि वे मिलिट्री जोन से दूर रहे, क्योंकि वो क्षेत्र पूरी तरह से प्रतिबंधित है। लेकिन अचानक रेडियो सिग्नल डिस्टर्ब होने लगता है। इसी दौरान जॉनथन नैन्सी के साथ स्टेशन पहुंचता है ताकि समस्या हल की जा सके। जॉनथन और स्टीव दोनों नैन्सी का ध्यान आकर्षित करने के लिए एक दूसरे से मुकाबला करते हैं। वे रेडियो टावर पर चढ़कर खुद को साबित करने की कोशिश करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ लड़कियों का ध्यान किसी और पर था और वो और कोई नहीं मरी था, जो मिलिट्री जोन से चोरी छिपे निकलकर कुछ स्मगल किया हुआ सामान लेकर आता है। उस सामान में एक मैनिफेस्ट लिस्ट भी था, जिसमें लिखा था कि रात 10 बजे एक सप्लाई ट्रक रवाना होने वाली है। रॉबिन की रेडियो जॉब सिर्फ संगीत बजाने के लिए नहीं था, ये हॉकिंस के हर कोने में मौजूद उनके ग्रुप के साथ गुप्त बातचीत करने का जरिया था। जैसे ही सिग्नल वापस आता है, गैंग के बाकी दोस्तों तक संदेश पहुंच जाता है। इन सप्लाई ट्रक मूवमेंट्स का चक्र पहले भी कई बार हो चुका था और अब गैंग इन्हें ट्रैक करने और इंटरसेप्ट करने में काफी माहिर हो चुकी थी। उनका असली लक्ष्य था इन ट्रकों का इस्तेमाल करके अपसाइड डाउन तक पहुंचने का रास्ता ढूंढना। इस सीजन में डस्टिन पूरी तरह मैक्स जैसी स्थिति में है। वो अब भी एडी की मौत को भूल नहीं पाया है और उससे भावनात्मक रूप से जूझ रहा है। वो स्कूल में हेलफायर क्लब की टी-शर्ट पहनकर जाता है और अब वो किसी को खुद पर हावी नहीं होने देना चाहता, खासकर हॉकिंस टाइगर को, जिसका नया लीडर अब एंडी है। बाकी सब डस्टिन को सलाह देते हैं कि वो थोड़ा लो प्रोफाइल रहे और दूसरों से घुल मिल जाए, लेकिन डस्टिन की सोच कुछ और ही थी। दुर्भाग्य से उसकी ये जिद उसे महंगी पड़ती है। स्कूल में एंडी को परेशान करने की वजह से उसे बुरी तरह पीटा जाता है। इसी बीच मिलिट्री अब भी लेवन की तलाश में है। लेवन लगातार ट्रेनिंग कर रही है ताकि वो सैनिकों से बच सके और अपनी शक्तियों पर और ज्यादा नियंत्रण पा सके। हॉप और जॉयस उसके साथ है, लेकिन उन्हें चिंता है कि वो खुद को शायद जरूरत से ज्यादा थका दे रही है। लेवन इतनी मेहनत इसलिए कर रही है क्योंकि वो उन सप्लाई रन मिशनों में टीम के साथ शामिल होना चाहती है, मगर ऐसा करने के लिए उसे हॉपर द्वारा सेट किए गए एक लगभग नामुमकिन टाइम ट्रायल रिकॉर्ड को तोड़ना होगा। लेवन आखिरकार उस समय रिकॉर्ड को तोड़ देती है, लेकिन फिर भी हॉपर उसे मिशन पर जाने की अनुमति नहीं देता। वो एक बार फिर एक बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक पिता की तरह व्यवहार करता है। जॉयस बाद में हॉपर से अकेले बात करती है। हॉपर स्वीकार करता है कि वो डरता है क्योंकि ये एक रिकॉन मिशन है और मिलिट्री की पूरी नजर लेवन पर है, इसीलिए उसे भेजना अभी समझदारी नहीं होगी। लेकिन आखिरकार बातचीत के बाद वे मान जाते हैं और लेवन को टीम में शामिल होने की अनुमति मिल जाती है। उधर मिलिट्री में लेवन को पकड़ने की जिम्मेदारी संभाल रही है डॉक्टर के, जो अपसाइड डाउन से जुड़ी मिलिट्री प्रयोगों की मुख्य वैज्ञानिक है। संभावना है कि आने वाले एपिसोड्स में उसके बारे में और खुलासा
खुलासा होगा। हॉली अब भी एक अजीब आदमी को देख रही है जिसे वो मिस्टर वॉटसिट कहती है। ये काफी समय से चल रहा है, लेकिन बाकी सबको लगता है कि ये सिर्फ उसकी कल्पना है और वॉटसिट असल में कोई नहीं है। एक दिन हॉली की टीचर उसे स्कूल के गेट पर खुद से बात करते हुए देख लेती है और परेशान हो जाती है। वो कैरन को बुलाती है ताकि इस बारे में बात की जा सके, लेकिन असली मदद माइक करता है। वो हॉली के पास आता है और उसे हिम्मत देने वाली बातें कहता है। माइक उसे D&D का एक छोटा फिगर भी देता है जिसे हॉली घर जाकर एक नेकलेस में बदल लेती है। हॉली के डर, घबराहट और खुद से छिप जाने की वजह उसके माता पिता थे। टेड और कैरन नीचे लड़ते झगड़ते रहते थे और भले ही वो ये खुलकर नहीं दिखाया करते थे, लेकिन साफ समझ आता है कि उनके बीच अक्सर झगड़े होते रहते हैं। जब हॉली अकेले कमरे में रो रही थी, उस समय बाकी गैंग सप्लाई रन के लिए अपनी पोजीशन में पहुंच जाती है। 4 ट्रक आते हैं और हॉपर उनमें से एक में छिप जाता है। 2 बर्नर्स उनका काम पूरा करते हैं और वो ट्रक सीधे अपसाइड डाउन में प्रवेश कर जाते हैं। इस बार गैंग ने एक नई रणनीति अपनाई थी। वो रेडियो सिग्नल को बनाए रखने के लिए एक वैन को रियल वर्ल्ड के सड़कों पर चलाते हैं जिसे जॉनथन और स्टीव चला रहे थे। लेकिन अपसाइड डाउन में अचानक ट्रक रुक जाता है और तभी साफ हो जाता है कि वेक्ना हमला करने की तैयारी कर रहा है। अनफॉर्चुनेटली सब कुछ अचानक गलत होने लगता है। विल को भी वही गूज़बम्प्स महसूस होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे सीजन 2 में हुआ था। उसका शरीर अनियंत्रित हो जाता है और वो जमीन पर गिरकर तेज झटके खाना शुरू कर देता है। इस अफरा तफरी के बीच गोलीबारी शुरू होती है। हॉपर को भी एक गोली लग जाती है, जबकि बाकी सैनिक उस समय अचानक आए डेमोगॉर्गन पर गोलियां बरसाने लगते हैं। क्योस के दौरान जिस ट्रक में हॉपर छिपा था वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाता है और रेडियो सिग्नल भी पूरी तरह कट जाता है। अब हॉपर अपसाइड डाउन में अकेला फंसा हुआ था। उधर विल जब होश में आता है तो उसे एक बात साफ समझ आ जाती है, डेमोगॉर्गन अब व्हीलर्स के पीछे आ रहा है। बाकी टीम तुरंत उन्हें बचाने के लिए निकल पड़ती है, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। हॉली के कमरे की छत में अचानक एक गेट खुलता है और उसी में से एक डेमोगॉर्गन बाहर निकल आता है और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 2 की शुरुआत होती है उस सीन से जहां हॉली पर डेमोगॉर्गन हमला कर देता है। डरी हुई हॉली भागकर बाथरूम में जाती है और कैरन को चिल्लाकर चेतावनी देती है। कैरन तुरंत हॉली को पकड़ती है और दोनों बाथ टब में पानी में छिप जाते हैं ताकि डेमोगॉर्गन उनकी आवाज और शरीर की गर्मी ना पकड़ सके। उधर जब टेड गोल्फ क्लब लेके कमरे में आता है तो वो पहली बार अपनी आंखों से डेमोगॉर्गन को देखता है और उससे लड़ने की कोशिश करता है, पर डेमोगॉर्गन उसे घायल कर देता है। कैरन की हालत थोड़ी बेहतर रहती है, कम से कम कुछ देर के लिए, क्योंकि वो टूटे हुए वाइन की बोतल से डेमोगॉर्गन पर कई बार हमला करती है। अनफॉर्चुनेटली डेमोगॉर्गन बहुत स्ट्रॉन्ग और विशियस था। टेड और कैरन दोनों बुरी तरह घायल हो जाते हैं और उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है। जहाँ तक हॉली की बात है, वो गायब हो चुकी थी। उसे अपसाइड डाउन में ले जाया गया था, लेकिन पोर्टल बंद होने से ठीक पहले लेवन उस दरार में कूद जाती है ताकि वो हॉली को वापस ला सके। नैन्सी माइक के साथ अस्पताल पहुंचती है और खुद को दोष देती है। उसे लगता है कि वो इस घटना को रोक सकती थी। आखिरकार पिछले सीजन में उसे इसी तरह के विजन दिखाई दिए थे जो कि वेक्ना ने उसे दिखाए थे। माइक उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी लूकस बात के बीच में कूद पड़ता है। उसे पूरा यकीन नहीं था कि ये वेक्ना का काम है, क्योंकि वेक्ना कभी किसी को जिंदा नहीं छोड़ता, पर इस बार माइक के पेरेंट्स को जिंदा छोड़ दिया गया था। लूकस याद दिलाता है कि आज 3 नवंबर है और विल के गायब होने की एनिवर्सरी आने में सिर्फ 3 दिन बाकी है। लूकस कहता है हमने विल को वापस लाया था और हॉली को भी वापस लाएंगे, भले ही ये सब एक डरावनी सहयोग की तरह लगता हो। इसी बीच मिलिट्री व्हीलर्स के घर पहुंचती है और पूरे क्षेत्र को तुरंत क्वारंटाइन कर देती है। उन्हें लगता है कि वे लेवन के करीब पहुंच चुके हैं, क्योंकि वो अपसाइड डाउन में थी। उनके पास लेवन की तस्वीरें भी थी जिसे डॉक्टर के बड़े ध्यान से देखती है। उधर अपसाइड डाउन में लेवन चलते चलते अचानक हॉपर से टकरा
आ जाती है जो जंगल में भटक रहा था। 11 उसे एक फ्लैशलाइट देती है और दोनों मिलकर घायल डेमोगॉर्गन को ढूंढने निकल पड़ते हैं। जैसे कि हमेशा होता है, हॉपर यहाँ भी ओवर प्रोटेक्टिव पिता की तरह व्यवहार करता है, जबकि 11 शांत दिमाग से सोचते हुए डेमोगॉर्गन का पीछा करती है। जैसे जैसे वे ट्रेन ट्रैक के साथ आगे बढ़ते हैं, 11 को एहसास होता है कि हॉपर घायल है। वो रुककर उसकी चोट का इलाज करती है। इलाज के दौरान दोनों कुछ देर बातें करते हैं, जहां हॉपर बताता है कि उसे 11 की कितनी चिंता रहती है। वो कहता है कि सारा के साथ जो हुआ उसके बाद उसे पता चला कि इस दुनिया में किसी भी चीज पर भरोसा नहीं किया जा सकता। खोज जारी रखते हुए वे अपसाइड डाउन की सीमा पर पहुंचते हैं। वहां उन्हें एक विशाल दीवार दिखती है। असली दुनिया में जॉयस विल से बात करती है। विल बताता है कि उसे जो विजन्स दिख रहे हैं वो इस बार अलग हैं। पहले वो इसे सिर्फ सपना मानता था, लेकिन अब उसे लगता है कि वो हाइव माइंड के दृष्टिकोण से देख रहा है। विल का मानना था कि ये कनेक्शन कभी खत्म नहीं हुआ था और अब वो पूरी तरह यकीन कर चुका है कि वेक्ना पहले से कहीं ज्यादा करीब आ चुका है। रॉबिन का मानना था कि विल के गूज़बम्प्स वास्तव में वेक्ना की लोकेशन ट्रैक करने का एक तरीका है, जैसे ये एक एंटीना की तरह काम कर रहे हो। वो अनुमान लगाती है कि ये तरीका उसे खोजने में मदद कर सकता है। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वेक्ना उनके करीब आता है, सीजर्स और गूज़बम्प्स और भी ज्यादा तीव्र हो जाते हैं। रॉबिन उन्हें कहती है कि इस तरह से वो वेक्ना को ट्रेस कर सकते हैं। विल को इस बात पर पूरी तरह यकीन था और वो वेक्ना को ट्रेस करने के लिए रेडी था, लेकिन जॉयस को इस पर भरोसा नहीं होता। उसका मानना था कि ये बहुत जोखिम भरा और लापरवाह कदम होगा, खास तौर पर सीजन 2 में हुए माइंड फ्लेयर हादसे के बाद। जॉयस सोचती है कि फिलहाल सबसे बेहतर तरीका ये होगा कि रेडियो सिग्नल को फिर से चालू किया जाए। इसके बावजूद भी रॉबिन विल को जॉयस से झूठ बोल के वेक्ना को ट्रेस करने निकल पड़ती है। बाहर जॉनेथन अपना गुस्सा स्टीव पर निकालता है और दोनों फिर नैन्सी को लेकर बहस और झगड़े में पड़ जाते हैं। उसी वक्त डस्टिन वहां पहुंचता है। उसके नाक से खून निकल रहा था। स्टीव उसे डांटता है कि उसने खुद को पिटने कैसे दिया और फिर डस्टिन को अब तक हुई पूरी स्थिति के बारे में बताया जाता है। अस्पताल में माइक नैन्सी से अपने थॉट्स शेयर करता है। वो कहता है कि उसे लगता है कि हॉली का इमेजिनरी फ्रेंड शायद असल में असली है। माइक का मानना था कि कैरन ही वो चाबी हो सकती है जिससे हॉली को ढूंढा जा सके और इस इमेजिनरी फ्रेंड के बारे में और जानकारी हासिल की जा सके। नैन्सी और माइक मिलकर एक योजना बनाते हैं ताकि वो कैरन से मिल सके। क्योंकि टेड इंड्यूस्ड कोमा में था, इसीलिए कैरन ही उनकी अंतिम उम्मीद थी। वो पुराने तरीके से एक नर्स और मरीज का भेष बनाकर हॉस्पिटल में घुस जाते हैं। नैन्सी और माइक अपनी माँ कैरन से बात करते हैं और कैरन जितना लिख सकती है उतना लिखकर बताती है। इसी बीच रॉबिन के साथ बात करते हुए विल भी उसी नतीजे पर पहुंचता है। उसे लगता है कि उसने हॉली की नजर से दुनिया देखी थी, खासकर राउंड अबाउट में। यही वजह थी कि उसने घूमने की अनुभूति महसूस की और फिर बेहोश होकर गिर गया। यहीं पर असली खुलासा होता है कि हॉली का इमेजिनरी दोस्त कोई और नहीं बल्कि हेनरी था। वही हेनरी हॉली को धीरे धीरे अपने घर की ओर खींच रहा था। उसे ये कहकर बहला रहा था कि वो उसे इन मॉन्स्टर से बचाने आया है। और यहीं पर एपिसोड 2 खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 एपिसोड 3 की शुरुआत होती है उस सीन से जहां एल और हॉपर अपसाइड डाउन की दीवार में एक विशाल छेद खोदने की कोशिश कर रहे होते हैं। हालांकि ये कोशिश इतनी आसान नहीं थी। दुर्भाग्य से सैनिक वहां पहुंच जाते हैं और उनकी लोकेशन पर ध्यान केंद्रित कर लेते हैं। इससे एल एक पल के लिए रुक जाती है, लेकिन वो भागने में कामयाब हो जाती है। हालांकि ये काफी खतरे वाला पल था। पास में लगे मेटल साइन के पीछे छिपकर दोनों कुछ समय तक इंतजार करते हैं। सैनिक हॉपर का चाकू उस चिपचिपे पदार्थ में फंसा हुआ पाते हैं और समझ जाते हैं कि एल और हॉपर पास ही कहीं हैं। सैनिकों के पास जो एंटीना था वो 11 की शक्तियों को पूरी तरह खत्म कर देता है और उसे कमजोर कर देता है। जब उनकी लोकेशन कॉम्प्रोमाइज हो जाती है तो हॉपर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता है। वो ग्रेनेड फेंकता है और गोलियां चलाता है। हॉपर लास्ट में एंटीना को नष्ट कर देता है, जिससे 11 को मौका मिल जाता है कि वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए सैनिकों पर हमला कर सके। आखिरकार हॉपर और 11 भागने में सफल हो जाते हैं, जबकि मिलिट्री उनके चारों ओर घेरा बनाकर उन्हें खोजने की कोशिश करती है। वो इस ग्रुप में से बचे हुए एक
एक जीवित सैनिक को अपने साथ ले जाते हैं और उससे बातें उगलवाने की कोशिश करते हैं। हॉपर सवाल पूछता है जबकि 11 अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसके मेमोरी में झांकती है। यही उसे पता चलता है कि डॉक्टर के ही इन सब की असली मास्टरमाइंड है, वही सारे आदेश दे रही है। उन्हें पता चलता है कि डॉक्टर के ने किसी को मेटल वॉल्ट डोर के पीछे छुपा कर रखा हुआ है। यहाँ डॉक्टर के ने अपसाइड डाउन में एक रिसर्च सेंटर बना रखा था और 11 को पूरी तरह विश्वास हो चुका था कि उस मेटल वॉल्ट के अंदर वेकना है। इसी बीच जॉयस सड़क पर विल और रॉबिन को ढूंढ लेती है। रॉबिन को डांटने के बाद कि उसने विल का ध्यान क्यों नहीं रखा, विल जॉयस को कहता है कि उसका प्लान बेकार था, उन्हें बड़ा सोचने की जरूरत है। विल ने हाइव माइंड के कनेक्शन की मदद से वेकना पर जासूसी की थी। वो अब भी पूरी तरह काम कर रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वेकना अभी और बच्चों को अपने किसी अननोन प्लान के लिए उठाने वाला है। उसे ये पता चल चुका था कि उसका अगला शिकार वही होगा जो हॉली के एलिमेंट्री स्कूल में होगा। विल के विजन के मदद से पता चलता है कि वेकना का अगला शिकार हॉली का स्कूल में डरपोक डेरेक है। वहीं दूसरी दुनिया में हेनरी हॉली के साथ लंच करता है जिसमें हॉली के सभी फेवरेट फूड आइटम थे। इसके बाद वो हॉली को चेतावनी देता है कि वो अंदर ही रहे और जंगल में ना जाए क्योंकि वहाँ मॉन्स्टर है। दिलचस्प बात ये थी कि थोड़ी देर बाद हॉली को मेल बॉक्स में एक खत मिलता है। खत में लिखा था कि हॉली की मदद चाहिए और उसे हेनरी से मिलने के लिए एक्स नामक जगह पर जाना था, लेकिन इस जगह पर पहुंचने के लिए हॉली को जंगल से गुजरना था। आखिरकार हॉली हिम्मत जुटाती है और जंगल में चली जाती है। असली दुनिया में गैंग फिर से रेडियो शैक पर पहुंचती है और डेरिक को बचाने की योजना बनाती है। हालांकि किसी बच्चे का अपहरण करके उसे किसी सुनसान जगह ले जाना कानूनी और नैतिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं लगता। इसके बजाय माइक एक प्लान बनाता है। उसका प्लान था उन्हें टर्नबो परिवार को बेहोश करके छिपकर डेमोगॉर्गन के आने का इंतजार करना होगा, फिर वे मिलकर काम करेंगे सीजन फर्स्ट जैसी योजना के तरह ही। लेकिन इस बार उन्हें डेमोगॉर्गन को जलाने के साथ साथ उस पर ट्रैकर लगाना था ताकि वो उन्हें वेकना के अड्डे तक ले जा सके। वो सब एरिका से मदद मांगते हैं क्योंकि वो पहले टीना टर्नबो की सबसे अच्छी दोस्त थी। शुरुआत में वो मदद करने से मना कर देती है, लेकिन जब माइक बताता है कि हॉली को उठा लिया गया है और ये एक क्रेजी प्लान है जो टीना को उससे नफरत करने पर मजबूर कर सकती है, तब वो पूरी तरह हेल्प करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद रॉबिन और विल अस्पताल पहुंचते हैं और वहां से कुछ दवाइयां इकट्ठी करते हैं जिन्हें वो इस योजना में शामिल करने वाले थे। वो एक पाई में दवा मिलाते हैं जिसे एरिका टर्नबो परिवार के घर में ले जाती है। उसी समय मरी गैंग के लिए कुछ चीजें स्मगल करके लाता है जिसमें उनका टेलीमेट्री ट्रैकर भी शामिल था। नैन्सी का इरादा इसे शॉटगन में लगा के चलाना था ताकि वो सीधे डेमोगॉर्गन पर निशाना साध सके। यहाँ थोड़ी बहुत बातचीत और झगड़ा भी होता है। जोनाथन नैन्सी को प्रपोज करने की सोचता है लेकिन बाद में डर के मारे पीछे हट जाता है। वहीं स्टीव खुश नहीं था कि डस्टिन ने उसके कार में एंटीना जोड़कर मॉडिफाई कर दिया था। प्लान को एग्जीक्यूट किया जाता है। एरिका स्पाइक्ड पाई लेके टर्नबो परिवार के घर पहुंचती है। थोड़ी सी मेहनत के बाद टर्नबो परिवार पूरी तरह बेहोश हो जाता है। इससे गैंग को मौका मिलता है कि वो घर को युद्ध क्षेत्र में बदलने के लिए तैयार हो जाए और अपनी योजना को अंजाम दे। आखिरकार डेमोगॉर्गन सामने आता है और ठीक वैसे ही जैसे गैंग ने सीजन फर्स्ट में करने की कोशिश की थी, इस बार योजना सफल होती है। वो उसे आग के हवाले कर देते हैं, शॉटगन से हमला करते हैं और सभी मिलकर उसे अपसाइड डाउन में वापस भेजने में कामयाब हो जाते हैं। बाहर डस्टिन और स्टीव पीछा करने के लिए निकलते हैं लेकिन एक प्रॉब्लम उनके सामने आ जाती है। डेमोगॉर्गन धीरे धीरे विल की लोकेशन की ओर बढ़ रहे थे जहां उन्होंने टर्नबो परिवार को एक बाण में छुपा रखा था। जैसे ही एपिसोड खत्म होता है हॉली जंगल की ओर जाती है और आखिरकार मैक्स से टकरा जाती है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 4 शुरू होता है जहां जॉयस और बाकी सभी लोग डेरेक को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि वो कोई बुरे बच्चे चुराने वाले लोग नहीं हैं। इसी दौरान जब डेमोगॉर्गन अचानक वहां आ जाता है तो स्टीव और बाकी टीम तेजी से वहां पहुंचते हैं और उसे गाड़ी से टक्कर मार देते हैं। इस बार डेमोगॉर्गन उलटकर सीधे अपसाइड डाउन की तरफ भाग जाता है। स्टीव का मानना था कि उन्हें भी गाड़ी को उसी दिशा में ले जाकर उसका पीछा करना चाहिए ताकि वो उसे ढूंढ सके। थोड़ी बहस के बाद
बाद बाकी टीम भी इस खतरनाक प्लान के लिए तैयार हो जाती है। वो गाड़ी को सीधा पोर्टल से अंदर ले जाते हैं और सिग्नल को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं। जैसे जैसे सिग्नल तेज होता है वो भी स्पीड बढ़ाते जाते हैं और कुछ देर बाद सीधा एक विशाल दीवार से जा टकराते हैं। कुछ देर बाद विल होश में आता है। शुरुआत में वो डेमोगोर्गन से जुड़ा हुआ था और उसने देखा कि बच्चों को एक अजीब सी ऊंची टावर जैसी जगह में कैद किया गया है जहां उनके चेहरों पर मास्क लगाए गए थे। सीजन 2 की तरह विल फिर से पेंटिंग करना शुरू करता है, लेकिन इस बार वो कागज पर नहीं बल्कि बार्न की दीवार पर एक बड़ा म्यूरल बनाता है। रॉबिन को लगता है कि ये पेंटिंग एक बहुत बड़ा सुराग हो सकता है, खास तौर पर इसलिए क्योंकि वेक्ना के साथ सिग्नल पहले कभी इतना मजबूत नहीं रहा। ये किसी बड़ी ऊर्जा की ओवरलोडिंग जैसी है। लेकिन विल इन टुकड़ों को समझकर वेक्ना की प्लानिंग से जुड़ाव महसूस करता है। ऐसा लगता है कि हॉली उस मुख्य टावर जैसी संरचना से जुड़ी हुई है और उसके साथ कई और बच्चे भी। ऐसा लगता है कि वेक्ना को कुल मिलाकर और 12 बच्चों की आवश्यकता है। मिलिट्री को लगता है कि अब उन्हें स्थिति का अंदाजा हो चुका है, इसीलिए एलिमेंट्री स्कूल के सभी बच्चों को इकट्ठा करके सेना के क्षेत्र में गहराई में बने बैरक में ले जाया जाता है जहां आम लोगों का प्रवेश वर्जित था। डॉक्टर के का मानना था कि इन सब के पीछे लेवन है, वेक्ना नहीं। बच्चों को एक कड़ी सुरक्षा वाले कैंप में ले जाया जाता है, इसीलिए ग्रुप एक नया प्लान बनाता है। उन्हें अंदर घुसना होगा, जगह की जांच करनी होगी और फिर सुरंग बनाकर सभी बच्चों को बाहर निकालना होगा इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इसके लिए वो डेरेक को एक तरह से सुपर स्पाई के रूप में इस्तेमाल करने वाले थे। इस बीच मैक्स हॉली से बात करती है और बताती है कि उसने उसे नोट इसलिए लिखा था ताकि वो हॉली को बाहर बुला सके। वो उसे कुछ बड़े चट्टानों के बीच ले जाती है। चट्टानों की सकरी दरार से वे निकलते हुए एक विशाल गुफा जैसी जगह पर पहुंचते हैं जहां मैक्स इस समय रह रही थी। मैक्स बताती है कि ये जगह क्रिल हाउस और डरावने जंगलों के साथ एक ऐसी दुनिया का हिस्सा है जिसमें 1000 यादें मौजूद हैं और ये सारी यादें वेक्ना की है। ये जगह असल में एक माइंड प्रिजन है और मैक्स बताती है कि वेक्ना का श्राप कभी भी सच में खत्म नहीं होता। हर एक शिकार के साथ वेक्ना अपसाइड डाउन की ओर एक नया दरवाजा खोलता है। जब उसने मैक्स को अपने कब्जे में लिया था तब उसने चौथा और आखिरी गेट खोला था और इसी वजह से पूरा हॉकिंस 2 हिस्सों में बट गया था। मैक्स आगे बताती है कि वो कुछ समय के लिए मर चुकी थी, लेकिन फिर उसे ऐसा महसूस हुआ कि कोई उसे पुकार रहा है, पर असल में मैक्स को वेक्ना की यादों में खींच लिया गया था और वो वेक्ना की एक याद से दूसरे याद में ट्रेवल कर रही थी, जिसमें हॉकिंस लैब का नरसंहार और 1959 में हॉकिंस हाई की घटना भी शामिल थी। मैक्स इन यादों में एक दर्शक की तरह तैर रही थी और धीरे धीरे उसे समझ आने लगा था कि वो हेनरी यानी वेक्ना के दिमाग में फंसी हुई है, क्योंकि असली दुनिया में मैक्स कोमा में थी, इसीलिए उसकी चेतना भी बाकी लोगों की तरह हेनरी के दिमाग में भटक रही थी। मैक्स चाहती थी कि वो इस कैद से बाहर निकल जाए। वो लूकस के लगाए गाने को फॉलो करते हुए एक याद से दूसरे में जा रही थी और हर याद पिछली से ज्यादा डरावनी थी। फिर वो उस आखिरी दृश्य तक पहुंचती है जिस रात वेक्ना ने उसे मार दिया था। वहाँ उसे बाहर निकलने का रास्ता मिलता है जहाँ उसने लूकस को अस्पताल में देखा था, जो उसे सचमुच बचाने की कोशिश कर रहा था। मैक्स लगभग आजाद होने वाली थी, लेकिन तभी गाना बंद हो जाता है और टेप रिवाइंड होने लगती है। वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ वेक्ना आ जाता है और पोर्टल बंद हो जाता है। मैक्स वहाँ से भागती है जब तक कि वो इस गुफा तक नहीं पहुँच गई थी, लेकिन अजीब बात ये थी कि वेक्ना इस गुफा से डरता था। किसी वजह से वो यहाँ नहीं आ सकता था। इस गुफा में कोई ऐसी याद है जो उसे अंदर आने से रोकती है, इसीलिए मैक्स ने इस जगह को अपना घर बना लिया था। अब मैक्स के पास हॉली को यहाँ से निकालने की एक योजना थी, लेकिन इसके लिए हॉली को वापस हेनरी के पास जाना था और पहले जैसे ही भूमिका निभानी थी ताकि वेक्ना को उस पर शक ना हो। दूसरी ओर अपसाइड डाउन में लेवन और हॉपर पास में मौजूद मिलिट्री बेस पर नजर रख रहे थे। इसी दौरान स्टीव और बाकी ग्रुप रेडियो पर संपर्क करते हैं और बताते हैं कि वो रोन सेमेट्री चर्च पर हैं और वो भी अपसाइड डाउन में। वो चाहते थे कि लेवन अपने पावर का इस्तेमाल करके उनकी ट्रक को बाहर निकाल दे ताकि वो हॉली को आजाद कराने की प्रक्रिया शुरू कर सके, लेकिन फिलहाल ऐसा होना संभव नहीं था क्योंकि
लेवेन और हॉपर पहले से ही अपने मिशन पर थे और ये मिशन अभी सबसे महत्वपूर्ण था। डस्टिन को एहसास होता है कि इस पूरी स्थिति का समाधान शायद उस जायंट सर्कल क्षेत्र के सेंटर में छिपा है, जिसने पूरी हॉकिंस को एक अजीब मास जैसी दीवार से घेर लिया था। उस जायंट सर्कल के बिल्कुल बीच में डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी हॉकिंस लैब था और वो लैब इस पूरी इलाके के ठीक सेंटर में था। ये बात टीम के लिए एक नया सुराग बन जाती है जिसे वो अब एक्सप्लोर करने वाले थे। दूसरी ओर हॉकिंस में डेरेक मिलिट्री बैरक में पहुंचता है, जहां बच्चों के माता पिता कहीं नहीं दिखते और सिर्फ एक टीचर इन सभी बच्चों को संभालने की कोशिश कर रही थी। डेरेक एक लंच बॉक्स लेकर आता है जिसे जांच में नहीं रोका जाता और ये उसके लिए अच्छा ही होता है क्योंकि उसके अंदर वॉकी टॉकी छिपा हुआ था। वो टीम से संपर्क करता है और बताता है कि वो सफलतापूर्वक अंदर पहुंच गया है। अब उनका अगला काम था उन सभी बच्चों को ढूंढना जिन्होंने हेनरी यानी वेक्ना को देखा था। माइक, विल, लूकस और जॉयस जमीन के नीचे सुरंग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार मिलिट्री बैरक के बाथरूम में पहुंचने में सफल हो जाते हैं। उधर डेरेक बच्चों को एक एक करके बाहर निकालना शुरू करता है, लेकिन तभी एक प्रॉब्लम हो जाती है। बाथरूम में एक पाइप फट जाता है और पानी हर दिशा में तेजी से फैलने लगती है, जिससे सबको जल्दी जल्दी भागना पड़ता है। बिल और माइक पानी रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन तभी एक बच्ची उन्हें देख लेती है और जाकर सैनिकों को इन्फॉर्म कर देती है। अधिकतर बच्चे सुरक्षित बाहर निकल जाते हैं, लेकिन डेरेक को पकड़ लिया जाता है और साथ में विल, माइक और जॉयस भी पकड़ में आ जाते हैं। पर लूकस अब भी सुरंगों में कुछ और बच्चों के साथ फंसा हुआ था और उसके सामने निकलने का कोई रास्ता नजर नहीं आता। उधर विल अचानक वेक्ना की मौजूदगी महसूस करता है और घबराकर धीरे से बोलता है, वे आ गए हैं। हॉकिंस में जो धातु की प्लेटें थी, अब वहां अचानक कई डेमोगॉर्गन्स जमीन और दीवारें तोड़ते हुए बाहर निकल आते हैं और हमला कर देते हैं। विल को झटके आने लगते हैं क्योंकि वो ये सब कुछ वेक्ना के दिमाग के जरिए देख रहा होता है। इस अफरा तफरी में पूरी टीम अलग अलग दिशा में बिखर जाती है। लूकस अब भी सुरंग में फंसा हुआ था और उसके सामने डेमोगॉर्गन पहुंच जाते हैं। उसी समय मरी और रॉबिन बच्चों के साथ डेमोगॉर्गन के पीछे पड़ने के कारण ट्रक में भागते हुए अपनी जान बचाने की कोशिश करते हैं। अपसाइड डाउन में लेवेन अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके मिलिट्री कंपाउंड में घुस जाती है। वो गार्ड से बचते हुए हॉपर को भी अंदर ले आती है। दोनों लास्ट में लैब तक पहुंच जाते हैं, जहां लेवेन दरवाजे की कुंडियां खोलने की कोशिश करती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली चीजें बिगड़ जाती हैं और सिस्टम अलार्म बज जाता है, जिसके वजह से लेवेन कमजोर होने लगती है। डॉक्टर के लेवेन तक पहुंच जाती है, जबकि हॉपर कुछ गार्ड्स को गोली मार देता है, लेकिन तभी एक बड़ा टेंटिकल उसे जकड़ लेता है। टेंटिकल उसकी गर्दन कसने लगता है और उसका दम घोटने की कोशिश करता है। इसी दौरान डॉक्टर के पास आती है और उससे लेवेन के बारे में इंफॉर्मेशन मांगती है। वो चैम्बर के अंदर मौजूद टेम्परेचर को कंट्रोल करती है और बताती है कि जैसे जैसे ठंड बढ़ेगी ये टेंटिकल हॉपर को और कसकर दबाएगा, लेकिन हॉपर चुप रहने का फैसला करता है। वो झुकने से इनकार कर देता है। दूसरी ओर लेवेन, जो उस वाइब्रेशन के वजह से कमजोर थी और उसके पास इस समय उसकी शक्तियां नहीं थी, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से डॉक्टर के को चाकू मार देती है। हॉपर किसी तरह से उस चैम्बर का टेम्परेचर बढ़ा के उस मॉन्स्टर से छूट जाता है और बंदूक मार के डॉक्टर को बेहोश कर देता है। वो लेवेन को वहां से चले जाने को कहता है और खुद उस मेटल डोर के अंदर जाने का फैसला करता है। लेवेन उसे रोकने की कोशिश करती है क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वेक्ना उस दरवाजे के अंदर है, लेकिन इस बार उसके पास एक बैकअप प्लान था। हॉपर ने शरीर पर एक एक्सप्लोजिव जैकेट बांधी हुई थी जो वो अंदर जाके ब्लास्ट करने वाला था, जिससे उसके साथ साथ वेक्ना भी खत्म हो जाता। हॉपर लेवेन को कुछ मिनटों के लिए अकेला छोड़कर अंदर जाता है और उस अलार्म और वाइब्रेशन को बंद कर देता है, जिससे लेवेन फिर से नॉर्मल हो जाती है और दोनों उस गुप्त वॉल्ट के अंदर चले जाते हैं। अंदर पहुंचकर लेवेन को वहां कोई और नहीं बल्कि नंबर 8 मिलती है, वही लड़की जिसे लेवेन अपनी बहन मानती है। इसी दौरान वेक्ना हॉकिंस पहुंच जाता है। वो उन जंजीरों और बंधनों को तोड़ देता है जिसमें वो कैद था और कंपाउंड पर हमला कर देता है। गोलियां उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाती और वो वहां मौजूद सभी लोगों को कुछ ही सेकंडों में खत्म कर देता है। वेक्ना विल को पकड़ लेता है और अपने प्लान के बारे में
में उसे बताता है। वो कहता है कि उसे जो बच्चे दिखाई दे रहे हैं वो सभी कमजोर हैं और उनको कंट्रोल करना बहुत इजी है, जैसा कि विल था, और इसीलिए उसने आसानी से उस पे कंट्रोल कर लिया था। फिर वो डेमोगॉर्गन्स को आदेश देता है कि वो उन बच्चों को पकड़कर वापस अपसाइड डाउन में ले जाए। वेक्ना के अनुसार ये बच्चे उसके लिए परफेक्ट वेसल थे। विल तो सिर्फ एक टेस्ट रन था। अब वो इन बच्चों का इस्तेमाल अपनी दुनिया में करेगा। इसके बाद वेक्ना अपनी अपसाइड डाउन वाली दुनिया में वापस चला जाता है। वहीं सीजन की शुरुआत में रॉबिन द्वारा कही गई बातें विल के दिमाग में गूंजने लगती है। उसी समय माइक और विल की पुरानी यादें बिजली की तरह उसके दिमाग में चमकती है। दोस्ती की ताकत उसके अंदर कुछ गहरा जगा देती है, कुछ ऐसा जो अब तक छुपा हुआ था। और तभी विल को 11 जैसी शक्ति मिल जाती है। वो उन सभी डेमोगॉर्गन्स को रोक देता है ताकि वो किसी मुख्य किरदार को नुकसान ना पहुंचा सके, जिसके वजह से रॉबिन, लूकस और माइक की जान बच जाती है। बिल अपने नाक से खून पोंछता है और गंभीर चेहरे के साथ तैयार हो जाता है आखिरी लड़ाई में शामिल होने के लिए। और इसी के साथ इस वॉल्यूम का अंत होता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 5 वहीं से शुरू होता है, जहां विल ने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके सभी डेमोगॉर्गन्स को खत्म कर दिया था। और हम फिर से मिलिट्री कंपाउंड में पहुंचते हैं। अपनी नई शक्तियों को अनलॉक करने के बाद विल टूट जाता है जब उसे एहसास होता है कि वेक्ना के पास सभी 12 बच्चे हैं। आसमान में हेलीकॉप्टर्स मंडरा रहे थे और हॉकिंस में फैली तबाही पर नजर रख रहे थे। वहीं दूसरी तरफ ग्रुप सुरंगों के अंदर दौड़ते हुए लूकस के पास पहुंचते हैं, जिसे एक डेमोगॉर्गन ने घायल कर दिया था। हालांकि वो पूरी तरह ठीक था। विल और बाकी के सभी मिलकर लूकस को लेके आगे बढ़ते हैं। जब वे लड़खड़ाते हुए सुरंगों से गुजरते हैं तो हमें विल की शक्तियों के बारे में और जानकारी मिलती है। असल में विल के पास हमेशा शक्तियां नहीं रहती। असल में वो वेक्ना की शक्तियों को सोख सकता है और उसकी ऊर्जा को चैनल करके हेनरी की ताकत का एक हिस्सा चुरा सकता है, लेकिन इसके लिए उसे हाइव माइंड के पास होना जरूरी है। जॉयस सवाल उठाती है कि क्या किसी तरह हाइव माइंड को हैक करके वेक्ना की ही शक्तियों को उसी के खिलाफ इस्तेमाल किया जा सकता है। वहीं दूसरी तरफ डेरेक भी उन बच्चों में शामिल है जिन्हें पकड़ लिया गया है और वो सभी हॉली के साथ वेक्ना की वंडरलैंड जैसी दुनिया में होश में आते हैं। हेनरी सभी को अपने घर में ले जाता है और समझाता है कि दुनिया भर में एक अंधकार फैल रहा है, लेकिन उसने इसे हराने का एक तरीका खोज लिया है। दुनिया भर की यात्रा करने के बाद हेनरी ने एक ऐसी जगह खोजी है जो मॉन्स्टर से पूरी तरह सुरक्षित है। वो उसे द लाइट कहता है। हेनरी चाहता है कि वो बच्चों के साथ मिलकर इस नई दुनिया को उनकी दुनिया से जोड़ दे, जिससे अंधकार अपने आप बाहर निकल जाएगा। हॉली सही मौका देखकर चुपचाप वहां से निकल जाती है और ये सारी जानकारी मैक्स तक पहुंचा देती है, लेकिन डेरेक उनका पीछा करता है और वो भी ग्रुप का हिस्सा बनना चाहता था। आखिरकार हॉली और मैक्स तय करते हैं कि डेरेक को चारे की तरह इस्तेमाल किया जाएगा ताकि उसे गुफा तक लाया जा सके और हेनरी भी उसका पीछा करे। मैक्स को लगता है कि जैसे ही वो हॉली की पहली याद ढूंढ लेंगे, वो उसी याद के सहारे उस रात तक पहुंच सकते हैं जब वेक्ना ने हॉली को पकड़ा था और वहीं से बाहर निकलने का रास्ता भी मिलेगा। इसी बीच डॉक्टर के जब नंबर 8 काली को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो सिर्फ एक मिराज है। काली वहां से भाग चुकी है और इस वक्त एल और हॉपर के साथ अपसाइड डाउन के रास्ते में है। 11 खुश नहीं होती जब उसे पता चलता है कि हॉपर फिर से मरने वाला था, लेकिन हॉपर समझाता है कि ये एक फेल सेफ प्लान था ताकि अगर सब कुछ गलत हो जाए तो आखिरी उपाय मौजूद रहे। हालांकि एल चाहती है कि काली के साथ मिलकर दोनों अपनी शक्तियों को चैनल करे ताकि वेक्ना को एक बार और हमेशा के लिए ढूंढकर खत्म किया जा सके। काली यहाँ अपने साथ हुई सारी बातें भी बताती है, जिसमें ये भी शामिल था कि उसने लैब से भागने की कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रही। लेकिन बाहर निकलते समय उसे पता चला कि डॉक्टर के लोगों पर खतरनाक प्रयोग कर रही है। वो उसके खून को अनजन में बच्चों में इंजेक्ट करने की कोशिश कर रही है ताकि एल जैसे और बच्चे बनाए जा सके। काली को याद नहीं था कि उस एक्सपेरिमेंट में वहाँ कितनी प्रेग्नेंट औरतें थी, लेकिन ये साफ था कि ये गुप्त सरकारी प्रोग्राम वही दोबारा करने की कोशिश है जो एल और काली के पिता ने सालों पहले किया था। उनका असली मकसद 11 को पकड़ना था क्योंकि वो जानते थे कि वो उन सब में सबसे
सबसे प्योर है और वेक्ना की ताकत के सबसे करीब है। इसी बीच डस्टिन और बाकी सभी अपसाइड डाउन के रास्ते हॉकिंस लैब की ओर बढ़ रहे होते हैं। उनका मानना था कि इस इलाके में कहीं एक जादुई शील्ड जनरेटर है और अगर वो उसे ढूंढ ले तो शायद वो अपसाइड डाउन के अंदर मौजूद दीवार को तोड़ सके जो हॉली और बाकी बच्चों को फंसाए हुए है। जब वो लैब पहुंचते हैं तो ज्यादा इलाका कवर करने के लिए टीम अलग अलग हो जाती है। योजना को लेकर स्टीव और डस्टिन के बीच टकराव हो जाता है, खासकर एडी के लिए डस्टिन की दीवानगी को लेकर। आखिरकार दोनों के बीच जोरदार बहस होती है, लेकिन उसी दौरान डस्टिन को एक ऑफिस मिलता है जहां ब्रैनर की डायरी समेत कई और अहम चीजें रखी होती हैं। इसी दौरान जॉनथन और नैन्सी अपने रिश्ते से जुड़ी समस्याओं पर खुलकर बात करते हैं। वापस हॉकिंस में जॉयस और बाकी लोग रेडियो शैक पहुंचते हैं जहां मरी और रॉबिन भी मौजूद थे जो डेमोगॉर्गन के हमले से बच निकलने में कामयाब रहे थे। सभी के बीच बहस होती है और समाधान निकालने की कोशिश की जाती है, लेकिन मरी के रीग्रुप होने के सलाह देने पर सब लोग पहले खाना खाने का फैसला करते हैं। आखिरकार एरिका तय करती है कि मिस्टर क्लार्क को शामिल किया जाए ताकि उनके वैज्ञानिक दिमाग का इस्तेमाल किया जा सके। वहीं लूकस का मानना था कि उन्हें वही तरीका अपनाना चाहिए जो उन्होंने बिली के साथ किया था, उसे गर्म करके हाइव माइंड को एक्टिव करना ताकि विल उससे कनेक्ट होकर वेक्ना को ढूंढ सके। इसके बाद रॉबिन और विल रेडियो शैक की छत पर एंटीना लगाने का काम शुरू करते हैं। काम पूरा होने के बाद विल और बाकी लोग डेमोगॉर्गन की लाश को एक चैनल की तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि विल की शक्तियां दोबारा सक्रिय हो सके। ये तरीका काम करता हुआ दिखता है और विल बाकी सभी को बताता है कि अंदर क्या चल रहा है। इस एक्सपेरिमेंट के लिए ये समय बिल्कुल सही था क्योंकि वेक्ना अपसाइड डाउन में हॉली और मैक्स तक पहुंच चुका था। विल अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वेक्ना को रोकता है, उसके शरीर पर कंट्रोल ले लेता है और इस तरह मैक्स की जान बचाता है। वो उसे भागने के लिए कहता है, लेकिन हेनरी पलटवार करता है और विल को जोरदार हमला करके गिरा देता है। एपिसोड के अंत में नैन्सी और जॉनथन छत पर शील्ड जनरेटर ढूंढ लेते हैं। जैसे ही वो शील्ड पर शूट करने वाले थे, डस्टिन को एहसास होता है कि उससे बहुत बड़ी गलती हो गई है और वो उन्हें रोकने के लिए भागता है। वो रेडियो पर चिल्लाकर बताता है कि शील्ड के पास ना जाए और गोली ना चलाए, लेकिन दुर्भाग्य से सिग्नल में रुकावट आ जाती है और उसकी आवाज किसी तक नहीं पहुंचती। और ठीक उसी पल सबसे गलत समय पर नैन्सी अपनी शॉटगन उठाती है और उस ऊर्जा पर गोली चला देती है और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 6 डस्टिन के छत की ओर दौड़ने से शुरू होता है, जहां नैन्सी पहले ही उस शील्ड के गोले पर गोली चला चुकी थी। चारों तरफ बिजली कड़कने लगती है और अचानक एक पोर्टल खुल जाता है। जोरदार धमाके के साथ दोनों पीछे की ओर जा गिरते हैं और इसकी शॉक वेव पूरी अपसाइड डाउन में फैल जाती है। इसके बाद पता चलता है कि डस्टिन को ब्रेनर की जर्नल मिल चुकी है और उसी लैब के अंदर अपसाइड डाउन को घेरने वाली दीवार को नष्ट करने की कुंजी छुपी हुई है। वो कोई शील्ड जनरेटर नहीं बल्कि एक्सोटिक मैटर है, एक ऐसा एकमात्र ऊर्जा स्रोत जो उस दीवार को एक साथ जोड़े हुए है। डस्टिन का मानना था कि हॉली और बाकी लोग उस दीवार के दूसरी तरफ नहीं है, उस पार कुछ भी ना होने वाला अंत शून्य है जो एक ब्लैक होल की तरह काम कर रहा है। असल में अपसाइड डाउन दो दुनियाओं के बीच एक ब्रिज था और उस धमाके के बाद जब ये लहर अपसाइड डाउन की दीवारों से टकराती है, ठीक वहीं जहां 11 का ग्रुप किनारे पर खड़ा था, सब कुछ नष्ट होता हुआ लग रहा था। तब 11 एक रास्ता बनाकर गेट तक पहुंचती है ताकि ग्रुप को वर्म होल में खिंच जाने से बचाया जा सके। आखिरकार वो किसी तरह बाहर निकलने में कामयाब हो जाते हैं। कुछ देर बाद जब नैन्सी और जॉनथन होश में आते हैं और खुद को लैब के बीचों बीच पाते हैं, वो जिंदा तो थे लेकिन उनके पास समय बहुत कम बचा था। ये एक्सोटिक मैटर हर चीज को चिपचिपे कीचड़ में बदल रहा था और नैन्सी और जॉनथन वहीं फंस चुके थे। वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं पर हर कोशिश नाकामयाब होती है। वो किसी तरह वहां पे रखे एक टेबल के ऊपर चढ़ जाते हैं और हेल्प के लिए वेट करते हैं। उधर डस्टिन और स्टीव आखिरकार सुलह कर लेते हैं, जबकि दूसरी ओर नैन्सी और जॉनथन भी उसी टेबल के ऊपर खड़े होकर खुलकर बात करते हैं और पूरा कमरा उस घातक धातु जैसी कीचड़ से भरता
जा रहा था। नैन्सी अपना फैसला लेती है और जॉनथन के साथ रहने का फैसला करती है। वहीं जॉनथन नैन्सी को प्रपोज करता है और नैन्सी उसके इस प्रपोजल को स्वीकार कर लेती है। आखिरकार उन दोनों की बातचीत के दौरान वो एग्जॉटिक मैटर रुक जाता है और वो दोनों बच जाते हैं। इसी बीच हॉली और मैक्स यादों के बीच में भागते हुए आगे बढ़ते हैं और आखिरकार वो गुफा तक पहुंच जाते हैं। लेकिन हॉली वहां रुकने के मूड में नहीं थी। वो बाहर निकलने की कोशिश करना चाहती थी क्योंकि उसे लगता है कि हेनरी मैक्स को ढूंढने का कोई और रास्ता निकाल लेगा। उसके हिसाब से क्लू शायद गुफा के बाहर फैली हुई अंतहीन रेत में छुपा था, जो दूर दूर तक फैली हुई दिखाई देती है। जैसे ही हॉकिंस में एक नई सुबह होती है जो कि 6 नवंबर की है। विल एक बार फिर बेहोश पड़ा हुआ था। वहीं एरिका मिस्टर क्लार्क को जगा देती है क्योंकि वो चाहती है कि वो एक टेलीमेट्री ट्रैकर बनाए। रॉबिन का मानना था कि मैक्स की हालत कोमा की नहीं बल्कि वो किसी तरह ट्रांस में है। उसके मुताबिक विल, मैक्स और हॉली तीनों के दिमाग एक ही जगह पर हैं और क्योंकि मैक्स और हॉली दोनों जेल ब्रेक करने की कोशिश कर रही है, ये उन्हें आजाद कराने का सबसे अच्छा मौका हो सकता है। विल होश में आता है और खुद को उसी जगह पाता है जहां वो सीजन 1 में था। वो फिर से पकड़ा जाता है और इस बार वेकना खुलासा करता है कि उसने विल का इस्तेमाल करके पूरे हॉकिंस के नीचे सुरंगों का जाल तैयार किया। जब विल सोता था तब वेकना लगातार उन सुरंगों पर काम करता था, लेकिन वेकना तुरंत ये भी बताता है कि विल की शक्तियां उसकी अपनी नहीं है, वो हेनरी की है। वेकना फिर से विल का इस्तेमाल अपने जासूस के रूप में करता है ताकि वो मैक्स को ढूंढ सके। वहीं रेडियो शैक में हॉपर और लेवन ग्रुप से फिर से मिलते हैं। लेवन एक बार फिर विल को कोमा की स्थिति में देखती है और अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके उसे बाहर निकालने की कोशिश करती है। जब लेवन इंडिस्पोज्ड होती है, काली हॉपर पर टूट पड़ती है और बताती है कि हेनरी को मार देने से सब कुछ खत्म नहीं होगा क्योंकि लेवन का खून भी उतना ही खतरनाक है जितना कि वेकना का, और जब तक वो मौजूद है डॉक्टर के उसका पीछा नहीं छोड़ेगी क्योंकि उसका उद्देश्य उन जैसे सुपर चाइल्ड बनाने का है जिससे हर कोई खतरे में है। फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण काम था विल को ढूंढना और उसके दिमाग में प्रवेश पाना। हॉपर सुझाव देता है कि वो लेवन के सिग्नल को बढ़ाकर अंदर पहुंचने की कोशिश करे। जॉयस फिर से विल के पास खड़ी थी, ठीक वैसे ही जैसे सीजन 2 में थी, और वो दुखी थी क्योंकि उसने उस पर उतना भरोसा नहीं किया जितना कि करना चाहिए था। हॉपर उसे आश्वासन देता है। लेवन आखिरकार विल को ढूंढ लेती है और उसे फ्री करके वापस ले आती है। वहीं मैक्स और हॉली रेत में एक छिपा हुआ रास्ता खोज लेते हैं। सुरंग के भीतर आगे बढ़ते हुए वो छोटे हेनरी क्रिल को देखते हैं जो एक पागल आदमी से जूझता है और अंत में उसे एक पत्थर से मार देता है। हॉली दूर से देखती है कि हेनरी को एक सूटकेस मिलता है और वो उसे खोलता है जिसमें कुछ रहस्यमयी चीज होती है। हालांकि यहाँ दिखाया नहीं जाता कि उस सूटकेस में क्या है क्योंकि मैक्स और हॉली किसी तरह कैमेजॉट से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ लेते हैं। दुर्भाग्य से विल के विजन का यूज करके वेकना जान जाता है कि मैक्स कहाँ है। जैसे कि हम जानते हैं वो अस्पताल में है और जल्द ही वेकना अपने डेमोगॉर्गन्स भेजकर उसे खोजने लगता है। अस्पताल में विकी और रॉबिन बातचीत करते हैं। विकी रॉबिन की कहानी सुनकर शॉक्ड हो जाती है क्योंकि रॉबिन उसे सच बताती है कि हॉकिंस में क्या हो रहा है। वो स्पष्ट रूप से उस पर विश्वास नहीं करती और रॉबिन से कहती है कि उसे मदद की जरूरत है। दुर्भाग्य से सोल्जर्स वहां पहुंचकर उसे पकड़ लेते हैं। वहीं लूकस वापस मैक्स के पास आता है और फिर से उसके लिए केट बुश की म्यूजिक बजाता है, लेकिन तभी डेमोगॉर्गन्स आ जाते हैं और सोल्जर्स पर हमला कर देते हैं। गोलियां उन पर असर नहीं करती, इसलिए कैरन व्हीलर रॉबिन की अनाउंसमेंट सुन के ग्रुप में शामिल होती है ताकि डेमोगॉर्गन्स का सामना कर सके। लूकस मैक्स को डेमोगॉर्गन से बचाता है जबकि रॉबिन और विकी छिपकर निकल जाती हैं। लूकस म्यूजिक लगातार बजाता रहता है ताकि मैक्स को बाहर निकलने का रास्ता मिल सके। मैक्स और हॉली लगभग बाहर निकल चुकी थी, लेकिन डेमोगॉर्गन्स भी उनके पीछे थे। हालांकि उनके पास एक गुप्त हथियार था जो और कोई नहीं कैरन व्हीलर थी। इस बार कैरन व्हीलर एक कैनिस्टर का इस्तेमाल करके वॉशिंग मशीन को ब्लास्ट कर देती है और इससे तीनों डेमोगॉर्गन्स मारे जाते हैं। कैमेजॉट्स के अंदर मैक्स बताती है कि उसे बाहर निकलने के लिए म्यूजिक की जरूरत नहीं थी क्योंकि उसका रियल वर्ल्ड में कनेक्शन लूकस के जरिए था। जब लूकस ने उसका हाथ पकड़ा तो उसने बाहर निकलने का रास्ता
पा लिया। हॉली को उत्साहित हिम्मत देने के बाद हॉली अपना खुद का पोर्टल ढूंढती है और दोनों भागकर बाहर निकलते हैं और ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का एपिसोड 7 मैक्स के रियल वर्ल्ड में लौटने से शुरू होता है। वो बताती है कि उसे बाहर निकलने के लिए केट बुश नहीं बल्कि लूकस की मदद की जरूरत थी। उसी समय लेवन और बाकी लोग अस्पताल पहुंचते हैं, लेकिन उनकी जरूरत नहीं पड़ती क्योंकि कैरन व्हीलर पहले से ही वहां मौजूद थी। इसी बीच हॉली होश में आती है और खुद को अपसाइड डाउन में फंसी हुई पाती है। वो उस कोकुन से बाहर निकलती है जिसमें वो फंसी थी और अपने अंदर की डार्कनेस को बाहर निकाल देती है, लेकिन वेक्ना भी वहाँ था और दुर्भाग्य से उसे हॉली को ढूंढने में ज्यादा समय नहीं लगता। दूसरी जगह डस्टिन और स्टीव जॉनथन और नैन्सी को ढूंढ निकालते हैं। वो उन्हें अपनी खोज के बारे में बताते हैं जिसमें ब्रेनर की डायरी, गेट पर उनका शोध और गेट असल में क्या है शामिल था। डस्टिन समझाता है कि हॉली और ये ड्रीम वर्ल्ड अपसाइड डाउन में नहीं है, लेकिन उसे भी सही नहीं पता कि वो सारे बच्चे कहाँ हैं। खैर हॉली आखिरकार गेट ढूंढ लेती है। वो वेक्ना के अड्डे वाले दुनिया से सीधे अपसाइड डाउन में बने हॉकिंस लैब के ऊपर गिरने लगती है। वहीं हॉकिंस में मिस्टर क्लार्क, एरिका और मरी के साथ मिलकर अपना टेलीमेट्रिक ट्रैकर बनाते हैं जो डस्टिन और बाकी लोगों को ढूंढने के लिए बनाया जा रहा था। इस बीच सोल्जर्स बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचते हैं जिससे ग्रुप को वहां से निकलना पड़ता है। माइक अपनी माँ से डिमांड करता है कि डेमोगॉर्गन के खिलाफ उनका सबसे बड़ा हथियार और सहयोगी कैरन व्हीलर अभी अस्पताल में ही रहकर आराम और रिकवरी करे। वहीं हॉकिंस में विल को याद आता है कि वेक्ना ने उसे स्पाई कहा था और वो जॉयस को बताता है कि वही उनकी दुनिया में ये सारे टनल्स बनाया करता था जब वो नींद में होता था। वो यहाँ हुई घटनाओं के लिए खुद को दोषी मानता था। बाकी ग्रुप डस्टिन के सिग्नल को लैब तक ढूंढ निकालती है। वो डस्टिन से संपर्क करने में कामयाब होते हैं और डस्टिन बताता है कि उसने हॉली को ढूंढ लिया है। दुर्भाग्य से सिग्नल कट जाता है। इस स्थिति का एकमात्र समाधान था कि हॉकिंस को रोक रहे मेटल प्लेट्स को उठाया जाए और उन्हें वहां से निकाला जाए। लेवन हॉकिंस लैब के पास रखी प्लेट्स को उठाती है और वो सब अपसाइड डाउन के दूसरी तरफ पहुंचते हैं। दुर्भाग्य से हॉली वहां नहीं थी। गिरने के बावजूद वेक्ना उसे कैमेजॉर्ट्स में खींच लेता है और नैन्सी इसे खुद अपने आंखों से देखती है। मैक्स खुद को दोषी मानती है क्योंकि वो हॉली को वहां अकेले छोड़ के चली आई थी, जबकि पूरा ग्रुप फिर से इकट्ठा होकर हॉकिंस लौटता है। डस्टिन समझाता है कि वो वर्म होल हॉकिंस को वेक्ना की दुनिया से जोड़ता है। असल में ये दीवार ना ही वेक्ना ने बनाई थी और ना ही मिलिट्री ने, ये दीवार साइंस ने बनाई थी। ये वर्म होल यानी कि वो दीवार जो कि अपसाइड डाउन में थी, ये एक कनेक्टर था असली दुनिया और वेक्ना की दुनिया के बीच। यही वो दुनिया थी जहाँ डेमोगॉर्गन्स और बाकी सभी भयानक चीजें बिलोंग करती थी। ये वही जगह थी जहाँ हेनरी रहता था और ब्रेनर ने लेवन को मजबूर किया था कि वो हेनरी को ढूंढे और वापस लाए, और इस तरह से हेनरी वापस इस दुनिया तक पहुंचा था। जब लेवन ने इस दरवाजे से रिमोट संपर्क बनाया था तो दोनों दुनिया के बीच एक ब्रिज बन गया था। तब से हेनरी और सभी मॉन्स्टर अपसाइड डाउन का इस्तेमाल दोनों दुनिया के बीच आने जाने के लिए कर रहे थे। वो 12 बच्चे एक बड़े वेसल के रूप में इस्तेमाल किए जाने वाले थे जिससे वेक्ना की शक्तियों को बढ़ाया जा सके और दोनों दुनिया को मर्ज किया जा सके। इसका मतलब था कि वेक्ना की दुनिया और हॉकिंस एक साथ जुड़ जाएगा और वेक्ना पूरी दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाला था। दुर्भाग्य से समय बहुत कम था। ये सब बहुत जल्द होने वाला था, यानी कि 6 नवंबर, सेम डेट जब विल गायब हुआ था। स्टीव प्लान बनाता है कि वेक्ना को अपनी दुनिया को असली दुनिया के पास लाने दो। जब दोनों दुनिया लगभग टकरा जाएगी, जब लेवन वेक्ना के दिमाग में जंप कर सकेगी और उसे रोक सकेगी, तब वो अपना असली काम स्टार्ट करेंगे। उनका डेस्टिनेशन अपसाइड डाउन का लैब होने वाला था और मैक्स की गाइडेंस में ग्रुप डिसाइड करता है कि लैब का यूज करके वो अपनी रेंज बढ़ा सकते हैं। काली भी लेवन के साथ उसके दिमाग में प्रवेश करने के लिए वहां जाने का
डिसाइड करती है। डस्टिन सुझाव देता है कि वो अपसाइड डाउन में मौजूद एग्जॉटिक मैटर के पास एक बम रखेगा जिस पर टाइमर सेट कर दिया जाएगा ताकि वो सभी को सुरक्षित वहां से निकाल सके, और जब बम फटेगा तो ये सब कुछ नष्ट कर देगा, जिससे ये ब्रिज के साथ साथ ये सारी प्रॉब्लम्स भी खत्म हो जाएगी। वही मिलिट्री को पता चल जाता है कि एल और उसका ग्रुप प्लेट्स को हटा के अपसाइड डाउन में एंटर हुए थे। आगे जॉयस और हॉपर लेवन और उसकी पेरेंटिंग को लेकर एक बार फिर बातचीत करते हैं। हॉपर चिंतित था कि काली एक चालाक लड़की है और उसके दिमाग में जरूर कुछ गलत चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ काली और एल के बातचीत के दौरान काली एल को समझाती है कि उन्हें हिंसा के चक्र को रोकना होगा। हेनरी को मारने के बाद उसका मानना था कि वो खुद को बलिदान कर दे ताकि डॉक्टर के एक्सपेरिमेंट्स को यहीं पे रोका जा सके। वो एल को मना लेती है कि वेक्ना को मारने के बाद वो दोनों अपसाइड डाउन में ही रुकेंगी और खुद को खत्म कर लेंगी। इसी बीच हॉली कैमेजॉट्स में होश में आती है, लेकिन बाकी बच्चे उसके खिलाफ हो जाते हैं। अंततः वो उसका नेकलेस तोड़ देते हैं जो उसे हिम्मत देता था, और इससे वो वेक्ना की शक्तियों के प्रभाव में आ जाती है। साथ में डेरिक भी वेक्ना के धमकी के वजह से हॉली को सपोर्ट नहीं कर पा रहा था। वापस रेडियो शैक में मैक्स विल को गुफा के बारे में बताती है और वो सोचने की कोशिश करते हैं कि वेक्ना किस चीज से डरता है। वहीं बाकी ग्रुप अपसाइड डाउन में जाने की तैयारी कर रही थी। उनके पास टाइम बहुत कम था, लेकिन एक और महत्वपूर्ण बात सबके सामने आती है। बिल सबको बताता है कि वो एक गे है और उसे ये भी एहसास होता है कि उसे भी अपसाइड डाउन में होना चाहिए ताकि ये प्लान बिना किसी रुकावट के पूरा हो सके। ग्रुप ट्रक का इस्तेमाल करके मिलिट्री बेस में घुस जाती है। नैन्सी का निशाना शानदार रहता है और वो कई सैनिकों को खत्म कर देती है, जबकि डॉक्टर के देख लेती है कि लेवन और बाकी लोग उस पोर्टल में प्रवेश कर रहे हैं जो अपसाइड डाउन की ओर जाता है। एपिसोड के अंत में वेक्ना बच्चों का उपयोग एक माध्यम के रूप में करता है और वो अपनी योजना को स्टार्ट करने के लिए तैयार हो जाता है। स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 के एपिसोड 8 की शुरुआत होती है, जहां मिलिट्री गैंग को पकड़ने की कोशिश में लगी हुई है, जबकि दूसरी तरफ ग्रुप वेक्ना को हराने के बेहद करीब पहुंच चुका है। मरी, काली, लेवन और हॉपर ट्रक छोड़कर लैब की ओर बढ़ने की तैयारी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से वो अकेले नहीं थे। मिलिट्री का एक अलग गुट लेवन को पकड़ने की कोशिश कर रहा था। डॉक्टर के की गॉड कॉम्प्लेक्स वाली सोच को देखते हुए उन्हें लगता है कि वो सिर्फ उनके रास्ते की रुकावट बनेगी, इसीलिए वो तय करते हैं कि अब वो बिना किसी के मदद के अकेले ही आगे बढ़ेंगे। लेवन की टीम अपसाइड डाउन की लैब तक पहुंच जाती है, जहां हॉपर लेवन को टैंक में जाने के लिए तैयार करता है। हॉपर थोड़ी हिचकिचाहट के साथ उस पर भरोसा करने का वादा करता है, क्योंकि ये काम लेवन के लिए कोई पहली बार नहीं था। जैसे कि हम जानते हैं कि इस ग्रुप में मिस्टर क्लार्क एक नए सदस्य थे और वो असली दुनिया में एरिका के साथ मिलकर बाहर की निगरानी की जिम्मेदारी संभालते हैं। लेकिन ज्यादा देर नहीं लगती जब उन्हें डॉक्टर के और उनके सोल्जर्स नजर आ जाते हैं जो उनके तरफ बढ़ रहे थे। मैक्स और विकी को छोड़कर बाकी ग्रुप के सभी सदस्य अपसाइड डाउन के रेडियो टावर की ओर बढ़ते हैं। टीम टावर तक पहुंचती है और उस पर चढ़ना शुरू कर देती है। ऊपर चढ़ते समय माइक और विल के उस बड़े स्पीच के बारे में बात करते हैं जिसमें उसने एक्सेप्ट किया था कि वो एक गे है। माइक अपनी गलती मानते हुए माफी मांगता है कि वो अपने आप में इतना उलझा रहा कि मुश्किल वक्त में अपने दोस्त की मदद नहीं कर पाया। असली दुनिया में वापस मैक्स खुद को एक विजन के अंदर चलते हुए पाती है। पता चलता है कि ये सब लेवन और काली का किया हुआ है और तीनों मिलकर वेक्ना के दिमाग में दाखिल हो जाते हैं। यहीं से कहानी हमें हेनरी क्रिल की यादों में ले जाती है, वही यादें जिसमें हॉपर और जॉयस भी उसी क्लास के स्टूडेंट्स के तौर पर शामिल थे जहां क्रिल पढ़ता था। और अगर आपको याद हो तो उन्होंने कभी ये बात किसी को बताई भी नहीं थी। वहीं असली दुनिया में मिलिट्री रेडियो टावर के और करीब पहुंच जाती है, जिससे विकी को मैक्स को उसकी व्हीलचेयर समेत एक जगह में छुपाना पड़ता है। हालात बेहद नाजुक होते जा रहे थे क्योंकि काली दुनिया तेजी से अपसाइड डाउन के रेडियो टावर से टकराने वाला था। जैसे जैसे रेडियो टावर तबाह होने लगता है, मैक्स, लेवन और काली वेक्ना के माइंड पैलेस तक पहुंच जाते हैं। 11 तुरंत
तुरंत वेक्ना को दूर फेंक देती है, जबकि दूसरी तरफ स्टीव रेडियो टावर से गिरते गिरते बचता है, लेकिन तभी जॉनथन उसे खींचकर वापस ऊपर ले आता है। काली दुनिया के रुक जाने के बाद नैन्सी व्हीलर और बाकी लोग पोर्टल से होते हुए अंदर चढ़ते हैं। उनका मकसद वेक्ना को रोकना था। जैसा कि हम जानते हैं, वो यही किसी एक गुफा के अंदर बच्चों के साथ छुपा हुआ था। अच्छी बात ये थी कि उसकी मौजूदगी छुपी नहीं रहती, क्योंकि उसकी विशाल बेले इस दुनिया तक फैले हुए साफ दिखाई देते हैं। वहीं हेनरी के ड्रीम हाउस में जब हेनरी वापस अपने घर के अंदर पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि बच्चे गायब हैं। मैक्स काली की ताकतों से बच्चों को एक तरफ छुपा देती है, जबकि लेवन पीछे रुककर हेनरी को उकसाने लगती है। उनका मकसद ये था कि बच्चों को ये साबित करके दिखाया जाए कि असली मॉन्स्टर हेनरी है, ताकि उन बच्चों पर किया गया जादू तोड़ा जा सके। आखिरकार वेक्ना का हाथ देखते ही बच्चे वहाँ से भाग निकलते हैं और गुफा तक पहुँच जाते हैं, जबकि काली और लेवन हेनरी से लड़ने के लिए पीछे रह जाते हैं। लेकिन दुर्भाग्य से हेनरी काली से बच के हॉपर के दिमाग में घुस जाता है। वो हॉपर को उसकी मरी हुई बेटी की याद फिर से दिखाता है और साथ ही वो बातचीत भी, जिसमें लेवन के खुद को बलिदान देने की बात कही गई थी। दुर्भाग्य से हॉपर ये सोचकर टैंक को तोड़ देता है कि उसने लेवन को गोली मार दी है, पर ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन इसके चलते लेवन और काली हेनरी के दिमाग से बाहर निकल जाते हैं। यहाँ तक कि मैक्स भी वापस अपनी व्हीलचेयर पर आ जाती है और ठीक उसी समय डॉक्टर के और उसके लोग वहाँ पहुँच जाते हैं, क्योंकि ग्रुप अपना सारा सामान वहीं छोड़कर चले गए थे। इसीलिए मिलिट्री को भी उनके मिशन के बारे में जल्दी पता चल जाता है। अपसाइड डाउन की लैब में वापस हॉपर लेवन से उसकी योजना को लेकर सामना करता है। काली हॉपर पर बंदूक तान देती है, लेकिन लेवन को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। इसके बजाय तीनों वहीं रुककर हॉपर का लंबा और भावुक भाषण सुनते हैं, जिसमें वो लेवन को हॉकिंस से दूर एक सही और बेहतर जिंदगी देने की बात करता है, उस जिंदगी से दूर जहां उसने इतना दर्द और अत्याचार सहा था। दूसरी तरफ ड्रीमलैंड में हेनरी अपने डर का सामना करता है और आखिरकार गुफा के अंदर पहुंच ही जाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, विल और बाकी लोग काली दुनिया में हेनरी की लोकेशन के और करीब पहुंच चुके थे। इसका मतलब था कि विल वेक्ना को कंट्रोल कर सकता था और वो बच्चों को भागने के लिए समय दिलाने के लिए ठीक यही करने वाला था। दूसरी तरफ अपसाइड डाउन की लैब में मिलिट्री हॉपर और उसके साथियों को घेर लेती है। मरी हेलीकॉप्टर पर ग्रेनेड फेंक देता है, जिससे वो पूरी तरह तबाह हो जाता है और लेवन को आगे बढ़कर सैनिकों को रोकने का मौका मिल जाता है। लेकिन दुर्भाग्य से काली को गोली लग जाती है और उसकी वहीं मौत हो जाती है। वापस वेक्ना की यादों में हॉली गुफा में पीछे रुक जाती है ताकि हेनरी पर हमला कर सके, जबकि बाकी लोग वहाँ से निकल भागते हैं। लेकिन तभी वो मिस्ट्री बॉक्स के खुलने से भटक जाता है और इस बार हमें सूटकेस के अंदर क्या है ये भी दिखाया जाता है। उस सूटकेस के अंदर एक चमकता हुआ पत्थर था जो माइंड फ्लेयर से जुड़ा हुआ था। माइंड फ्लेयर छोटे हेनरी से संपर्क करता है और उसे मुझे ढूंढो कहता है। यहीं से हेनरी की शक्तियों की असली शुरुआत हुई थी। वो जन्म से ऐसा नहीं था, बल्कि शुरू से ही माइंड फ्लेयर ने उसे अपने काबू में लेकर इस्तेमाल किया था। यही वजह थी कि माइंड फ्लेयर नहीं चाहता था कि वो गुफा में आए। वो नहीं चाहता था कि उसे ये याद आए कि वो भी विल की तरह एक बच्चा था, एक ऐसी शक्तिशाली अस्तित्व के लिए सिर्फ एक जरिया था, क्योंकि विल हेनरी के दिमाग को पढ़ सकता था। उसके सामने सब कुछ साफ साफ दिख रहा था कि हेनरी के साथ क्या हुआ था। विल हेनरी को रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि हेनरी बुरा नहीं था, पर हेनरी माइंड फ्लेयर को ही चुनता है। लेवन अपनी नई जंपिंग क्षमता का इस्तेमाल करने का फैसला करती है ताकि वो काली दुनिया में पहुंचकर बाकी लोगों की मदद कर सके। वो ठीक समय पर वहां पहुंच जाती है, क्योंकि तभी माइंड फ्लेयर अपनी पूरी डरावनी शक्ल में सामने आ जाता है। वो एक बड़ा मॉन्स्टर था। ऐसा लगता है कि माइंड फ्लेयर और हेनरी एक दूसरे से जुड़े हुए थे, जैसे दोनों एक ही अस्तित्व हो। और जो गुफा हमें पहले दिखाई गई थी वो असल में इसी मॉन्स्टर के दिल के बिल्कुल बीचों बीच मौजूद थी। इसके बाद लेवन और वेक्ना के बीच हाइव माइंड के अंदर जबरदस्त लड़ाई होती है, जबकि बाकी ग्रुप मिलकर माइंड फ्लेयर को खत्म करने की कोशिश करता है। उनका प्लान था कि वो हर तरफ से उसे चोट पहुंचाएंगे। नैन्सी उस पर गोली चलाकर खुद को चारे की तरह इस्तेमाल करती है। जैसे ही नैन्सी मरने के कगार पर पहुंचती है,
तभी जॉनथन फ्लेम थ्रोवर लेकर सामने आ जाता है। फ्लेम थ्रोवर से उसे काफी नुकसान होता है और वो कमजोर पड़ने लगता है। इसी बीच ग्रुप चारों तरफ से उसे घेर कर लगातार हमला करती रहती है। इस दौरान बाहर विल एक कड़ी बनकर माइंड फ्लेयर के प्रभाव को रोकने की कोशिश करता है और इससे पहले कि वेक्ना 11 को चोट पहुंचाए वो उसे रोक देता है। आखिरकार ग्रुप कामयाब हो जाता है और माइंड फ्लेयर और वेक्ना को हरा देता है। नैन्सी हॉली को बाहर निकाल लेती है जबकि बाकी लोग बाकी बच्चों को आजाद कराते हैं। माइंड फ्लेयर के हारते ही बुरी तरह घायल वेक्ना आखिरी सांस लेता है और जॉयस निर्णायक वार करते हुए उसका सिर काट देती है। सभी लोग वापस अपसाइड डाउन में पहुंचते हैं और गेट की ओर बढ़ते हैं, लेकिन दुर्भाग्य से जैसे ही वो दूसरी तरफ निकलते हैं वहाँ डॉक्टर के और उसके लोग उनका इंतजार कर रहे थे। बस एक बात अलग होती है, 11 वहाँ नहीं थी। वो अभी भी अपसाइड डाउन के अंदर ही थी, काली की योजना को पूरा करने के इरादे से। माइक के साथ अलविदा कहने और उसके साथ बिताए पलों की एक मेमोरी के बाद ग्रुप के आंखों के सामने एग्जॉटिक मैटर के नष्ट होने के वजह से एक ऐसी प्रतिक्रिया शुरू हो जाती है जो पूरे अपसाइड डाउन को मिटा देती है और सबकी आंखों के सामने 11 नष्ट हो जाती है और गेट हमेशा के लिए बंद हो जाता है। इसके बाद कहानी 18 महीने बाद बढ़ जाती है। रॉबिन अब भी रेडियो पर सबका एंटरटेनमेंट कर रही थी और वो हॉकिंस में क्या क्या बदल चुका है इसकी लंबी जानकारी देती है। मिलिट्री अब जा चुकी थी, अब ना तो 11 की जरूरत रही और ना ही इस शहर में रहस्यों की। स्टीव अब एक बेसबॉल कोच बन चुका था। वही हॉकिंस हाई में मौजूद हमारा ग्रुप एकजुट हो चुका था और अपने कॉन्वोकेशन के लिए बिल्कुल रेडी था। मैक्स अब व्हीलचेयर पर नहीं थी और पूरी तरह ठीक हो चुकी थी, जबकि ज्यादातर लोग आपस में घुल मिल रहे थे। सिर्फ माइक सबसे अलग था। वो साफ तौर पर 11 के साथ जो हुआ उससे टूट चुका था। हॉपर माइक से मिलने पहुंचता है और उसे उसमें अपनी ही झलक दिखाई देती है। आखिरकार वो माइक के साथ सब ठीक कर लेता है और उसे समझाता है कि वो दुख और निराशा में ना डूब जाए। उसे अपनी शर्तों पर जिंदगी जीनी चाहिए और जितना हो सके अपनी जिंदगी को सबसे बेहतर बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कैरन व्हीलर अपने एक नए कैरन हेयर कट के साथ सामने आती है, जबकि टेड पूरी तरह ठीक हो चुके थे। उनके साथ कई और माता पिता भी कॉन्वोकेशन में जुड़ते हैं। वो सब ऐसी जिंदगी में लौट चुके थे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। नैन्सी एक बार फिर अपने सीजन 3 वाले आर्क को दोहराते हुए नजर आती है और उसे हेराल्ड में नौकरी मिल चुकी थी। हालांकि नैन्सी, रॉबिन, जॉनथन और स्टीव अब भी अच्छे दोस्त थे और जो कुछ भी उन्होंने साथ में झेला था उसके बावजूद एक दूसरे का साथ देने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार हॉपर और जॉयस डिनर डेट पर जाते हैं और वहीं हॉपर जॉयस को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। ये वो काफी समय से करना चाहता था और अगर आपको याद हो तो बॉब की वजह से जॉयस काफी उलझन में भी थी, लेकिन अब लगता है कि काफी वक्त बीत चुका था और वो दोनों अपनी जिंदगी में अगला कदम उठाने के लिए तैयार थे। बच्चों के साथ D&D कैंपेन के दौरान हमें 11 की तकदीर का भी पता चलता है कि वो असल में अपसाइड डाउन में मरी नहीं थी। वो सिर्फ काली की एक प्रोजेक्शन थी जिससे मिलिट्री को धोखा दिया जा सके। योजना बिल्कुल कामयाब रही और 11 सफलतापूर्वक बच निकली। किसी को नहीं पता था कि 11 कहाँ गई है, लेकिन वो अब भी जिंदा है और दुनिया भर में घूम रही है। कम से कम माइक की थ्योरी के मुताबिक इस बारे में कहानी काफी अस्पष्ट और खुला छोड़ दिया गया है। 11 की तकदीर अनिश्चित होने के साथ ग्रुप बेसमेंट छोड़ देता है। जब माइक निकलता है, हॉली और उसके दोस्त उन सब की जगह ले लेते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 5 का अंत होता है। एक ऐसा अंत जो सिर्फ कहानी खत्म नहीं करता बल्कि हमारे दिलों में हमेशा के लिए बस जाता है। वेक्ना की हार के साथ अपसाइड डाउन और असली दुनिया के बीच की दीवार आखिरकार टूट जाती है। हॉकिंस अब पहले जैसा नहीं रहा, लेकिन इस बार डर नहीं, उम्मीद बची है। एल ने अपनी आखिरी ताकत झोंक दी, खुद को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को बचाने के लिए। डस्टिन, माइक, लूकस और विल समझ जाते हैं कि बचपन अब पीछे छूट चुका है। जो दोस्ती कभी D&D के खेल से शुरू हुई थी, उसने अब दुनिया बचा ली है। मैक्स अपने कोमा से बाहर आ चुकी है, जिससे ये साबित होता है कि हर अंधेरे के बाद रोशनी जरूर आती है। और एल, उसका अंत नहीं दिखाया जाता, बस एक खुला रास्ता। शायद वो जिंदा है, शायद
शायद कहीं दूर एक नई शुरुआत कर रही है। स्ट्रेंजर थिंग हमें ये सिखाता है कि असली ताकत पावर से नहीं बल्कि दोस्ती, बलिदान और प्यार में होती है। हॉकिंस शांत है, लेकिन इस बार ये शांति डरावनी नहीं बल्कि सुकून देने वाली है। और इसी के साथ स्ट्रेंजर थिंग की कहानी हमेशा के लिए एक याद बन जाती है। अगर आपको मेरी ये एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।